10 बजे आकर के अभी तक आप बैठे हो और आपको इतना इंतजार करवाया, सभी की बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो कि बताई। मैं सामने हूँ। हाँ, थोड़ा सा समय और लूँगा, मेरे साथ में थोड़ा सा सहन करना। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत लंबा टाइम हो गया, तो ये जरूरी था। कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। किसी देश की क्वालिटी, देश का स्टैंडर्ड उस लोगों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। आपने मोदी साहब ने, सभी आरिफ साहब ने, महेंद्र जी ने, सिंह साहब ने, बेनीवाल साहब ने, सभी ने बिल्कुल एकदम सही सटीक सा आंकलन किया कि बिना शिक्षा कुछ नहीं हो सकता। एक सर साहिब जी महाराज हुए हैं 1932 के अंदर में, जिन्होंने दयालबाग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आगरा के पास स्टैब्लिश करवाया था। उसके इनॉग्रेशन के भाषण के अंदर में उन्होंने एक बड़ी सी, एक सटीक सी लाइन कही थी एजुकेशन के बारे में, और वो आज भी 1932 में कही थी, पर आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 1932 के अंदर में थी। उन्होंने कहा था एजुकेशन, मोर एजुकेशन and education made perfect is the panacea for all the ills and evils of society facing today। पूरे दुनिया के अंदर में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में, सभी समाजों के अंदर में यदि किसी सब बीमारियों की एक ही यदि कोई इंजेक्शन है तो वो शिक्षा है। पेनासिया अंग्रेजी का वर्ड है, PANCEA, पेनासिया। पेनासिया का मतलब है कि ऐसी दवाई जो देने से सब बीमारियां खत्म हो जाती है। तो एजुकेशन, साहब जी महाराज ने कहा था कि एजुकेशन इज द पेनासिया, जो कि सब इल्स एंड इविल्स सोसाइटी की खत्म कर सकती है। ये एजुकेशन के माध्यम से ही आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो पाए। एजुकेशन ही है जो हमको सिर ऊंचा करके बात करने की हिम्मत दे रहा है। ये एजुकेशन ही है जो कि हम अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाए। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, एजुकेशन से ही हम लोग यहाँ पहुंचे। अब जो ये मृत्यु भोज के ऊपर में आते हैं तो क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर आर्या साहब ने बताया कि हम जब हमारे से कोई पूछता है, हमारे पास उनको जवाब नहीं होता है कि अरे मृत्यु भोज को करना पड़ेगा, सफल दान है, सफल दान है। मैं ये कहता हूँ उनको, आप हर एक आदमी ये श्लोक याद कर ले कि अन्न दान, परम दान, विद्या दान, तत् परम अन्य कहा तृप्ति विद्या स या जीवा। अन्न दान परम दान है मान के, परंतु विद्या दान उससे भी परम दान है, क्योंकि अन्न से तो एक टाइम की या 2 टाइम की भूख शांत हो सकती है, पर विद्या प्राप्त करने के बाद वो अपने परिवार का, अपने खुद का पेट जीवन भर के लिए भर सकता है। तो विद्या को आप अन्न से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, विद्या अन्न से कई गुना ऊपर है। दूसरी बात, आप यदि कोई कहता है आपको कि अन्न दान बहुत बढ़िया, ऐसा अन्न खाना बहुत जरूरी, ऐसा उनको कहा कि अन्न की उस टाइम महत्ता थी जब घास की रोटी या भूतियों तो घास नहीं उड़वा या खेली का छोटा खावता है, अपने अन्न मिलतों को नहीं भूखा मरता मर जाता है, उन टाइम अन्न की कदर होती। आज ज्ञान युग है, इस ज्ञान युग के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा वो अपना और अपने परिवार को पीछे छोड़ देगा। समय इतना तेजी के साथ में परिवर्तित हो रहा है कि जो इस समय के साथ कदम मिला करके नहीं चलेगा वो उस समय ही उसको उसकी भंवरजाल के अंदर में फंसा करके दूर फेंक देगा। समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। पिछले 60-70 सालों के अंदर में इस दुनिया के अंदर में जो परिवर्तन आए हैं वो इससे पहले 7000 साल के अंदर में भी कोई परिवर्तन नहीं आए थे। आज एक आम आदमी जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, पंखों के नीचे बैठ रहे हैं, मोबाइल फोन के लाख रुपए के हाथ के अंदर में हैं, हम लोग आज बढ़िया से बढ़िया ट्रेन के अंदर में सफर करते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं, घर के अंदर में एसियाँ लगी हुई है, एसी वाली कार है, बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बढ़िया खाना खाते हैं। हम अर्श वाहिद महाराजा से भी बेहतर जीवन जी रहे हैं।
आज से 70-80 साल पहले किसी महाराजा के पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी, उसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना पड़ता था, घोड़े की पीठ के ऊपर में छिल जाता था और उसको वहां जाना पड़ता था। हाथी के ऊपर में बैठ करके, घोड़े के ऊपर में बैठ करके 6-6 महीने लगते थे। विदेश जाना पड़ता था तो पानी की स्टीम इंजन के अंदर में बैठ करके, और पता नहीं कितना, पहले तो जा ही नहीं पाते थे। जब इंजन बनने शुरू हुए, शिप बनने हुई, तो 6-6 महीने के अंदर में विदेश पहुंचते थे। आज आधा घंटा के 2 घंटा के अंदर इंग्लैंड पहुंचो, यहाँ से शुरू ब्रेकफास्ट करो, लंच जाके दुबई में करो, और डिनर जाकर के आप लंच आफ्टर लंच के अंदर इंग्लैंड करो, डिनर जाकर के अमेरिका में कर लो। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो इंटरनेट ये जो आई है, ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाई है पिछले 15-20 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में, 40 साल के अंदर में। और इस परिवर्तन के अंदर में यदि हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, यदि हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं करते हैं, उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजते हैं, हम बच्चों को उनके पैरों के ऊपर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारते हैं। अब शिक्षा के लिए पैसा आएगा कहां से? कैसे आएगा पैसा? हर एक व्यक्ति, जो हम लोग जिस तबके के हम कहते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, उन्हीं को तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मध्यम वर्ग के आदमी के पास में, या निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसके पास में आय के साधन बड़े सीमित होते हैं। उसके पास एक छोटी मोटी नौकरी होती है, या उसके पास एक ट्रैक्टर होता है, गाड़ी होती है, या वो खान में मजदूरी करता है, या खेत के अंदर में मजदूरी करता है, या उसके अंदर छोटा मोटा व्यवसाय होता है। वो अपने घर के खर्चे निकालने के बाद 7-8-10 साल के अंदर में 7-8 लाख रुपए मुश्किल से बचा पाता है। 10 लाख से ज्यादा बचत होती नहीं है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से उनके पास में 1 लाख रुपए की बचत नहीं है। ये आप सब मेरे साथ एग्री करोगे। अब 8-10 साल के अंदर में उसके पास 10-8 लाख रुपए की बचत होती है, और बचत होने के बाद हर 8-10 साल के अंदर परिवार में एक दिन डेथ हो जाती है। वो डेथ के अंदर में वो का वो पैसा मृत्युभोज में खर्च कर जाता है, बैक टू स्क्वायर वन, जीरो पे आ जाता है वापस। जब वो व्यक्ति जीरो पे आ जाता है तो अपने बच्चों की व्यवस्था कहाँ से करेगा? शिक्षा की कहाँ से वो शिक्षा लेके आएगा? कहाँ से वो बच्चे को अच्छा भोजन कराएगा? यदि अच्छा भोजन नहीं करेगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा? फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? बेस्ट माइंड होता है वो बेस्ट बॉडी के अंदर में डेवलप करता है। दी हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी होगी, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएगा, तभी जाकर के उसका माइंड ब्रेन ठीक होगा, तभी जाकर के वो साइंटिफिक तरीके से अपने तरीके को वो आगे बढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, ज्ञान हासिल करेगा, तब उसकी कोई अचीवमेंट होगी, तभी गोल्ड मेडल लेगा। या हम बात के अंदर में लॉन्ग रन के अंदर में कोई नोबेल पुरस्कार की बात कर सकते हैं। तो वो वेल फॉर्म माइंड न्यूट्रिशियस बॉडी के अंदर में अच्छा दिमाग होगा, तभी करेगा, नहीं तो कहाँ से कर पाएगा? पैसा नहीं है, अपने बच्चों के कपड़े ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्यों? और वो बच्चा फटे हुए कपड़े स्कूल के अंदर में जाता है, उस बच्चे की सेल्फ स्टीम, उस बच्चे का खुद के प्रति सम्मान तो जीरो रहता है। वो कहता है मैं तो कहीं करूँगा, मैं तो गरीब है, हमारे पिताजी, मैं तो बाबू होगा, वो कहीं करूँगा। वो उस बच्चे की जब सेल्फ स्टीम डाउन है और वो खुद के ऊपर में विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा कहाँ से अच्छी शिक्षा हासिल करेगा? कहाँ से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? कहाँ से उसकी एजुकेशनल या एकेडमिक एक्सेलेंस कैसे आएगी उसके अंदर? ये आप जितनी मृत्युभोज को आप बाहर से सोच रहे हो, उससे कई गुना डीप ये इतनी हमारे साइड के अंदर में फंसी हुई है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे। हमको इससे निकाल करके बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। हमारे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे बुजुर्गों ने या हमारे समाज ने या जो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, हमारे माइंड का हमको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे ज्यादा हो गई है कि उसको हम रीप्रोग्रामिंग माइंड को नहीं कर पा रहे हैं, अनलर्न नहीं कर पा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें। हमारे जो गलत तरीके से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है, कंप्यूटर के अंदर में पुराना प्रोग्राम को वॉश करके और नया प्रोग्राम जब डालते हैं तो तभी कंप्यूटर जाकर के ठीक से फंक्शन करना शुरू करता है। इसी प्रकार गलत चीजें हमारे दिमाग के अंदर में जो सेट हो गई है, उन चीजों को निकालना है। नई पीढ़ी के दिमाग के अंदर में अच्छी चीजें डालनी है, पॉजिटिव थिंकिंग डालनी है, तब जाकर के हम अपने समाज का भला कर पाओगे। अब आप कहोगे कि ये करण साहब इतना मतलब जोश के साथ में, इतना गुस्से के साथ में, इतना इमोशन के साथ में क्यों बोल रहा है? 1982 के अंदर में मैं आगुड़े से जोधपुर शिफ्ट हुआ। मेरे 2 बहनें 2 भाई थे। 82 के अंदर में मेरे पिताजी अकेले ही भाई हैं, साधारण किसान हैं और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उस जमाने के अंदर में 2-3 अकाल पड़ गए एक साथ में, तो बहुत हिम्मत करके लोगों से पैसा उधार लेकर के उन्होंने मेरे को जोधपुर की महेश स्कूल के अंदर में एडमिशन दिलाया। उन जमाने के अंदर में महेश स्कूल के अंदर में एडमिशन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था, बिकॉज हर साल में से 4 मेरिट के अंदर में बच्चे आते थे और वो कैसे भी करके उन्होंने मेरे को महेश स्कूल में एडमिशन दिलाया। जुलाई
मामा जी साथ में थे एडमिशन दिलाने में, चनाराम जी, और उनको पता है कि किस परिस्थितियों के अंदर में मेरे को एडमिशन दिलाया यहाँ पे, पैसा उधार लेकर के। पहली बार जब जोधपुर आया था तो पैसे उधार लेकर के आए थे मेरे पिताजी। उसके बाद जैसे ही जुलाई के अंदर में आया, 4-5 महीने में, नवंबर के अंदर में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। नवंबर में डेथ हो गई तो दादाजी के लिए मृत्यु भोज करना पड़ गया, क्योंकि उस जमाने के अंदर में मृत्यु भोज नहीं करना कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के सपने में भी नहीं आ सकता था। मृत्यु भोज करते ही मेरे पिताजी के ऊपर में 17,000 रुपये का कर्जा हो गया। उस जमाने के अंदर 70,000 रुपीज का कर्जा हो गया। जब 17,000 का कर्जा हुआ तो 9th तो मैंने कर ली कैसे भी करके। 9th पूरी करते ही पिताजी बोला बेटा वापस आना। मैंने कहा पिताजी 9th करने के बाद वापस आ जाऊंगा तो नौकरी कैसे लगेगी, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मैं जो है वापस आ जाऊंगा तो कम से कम 10वीं तो कराओ मेरे को। तो पिताजी ने बोला कैसे कराएं यार, मैं तो एक लाख भाई हूँ और मेरे पास तो 2-3 बड़ा कार पड़ता है, मैं बैठू रहा हूँ, कोई बता नामत कर दो तो धनी उतारना बैठी। तो मैंने कहा मुझे आप बताओ सही, मैं तो थोड़ा हिम्मत करो। 10th के अंदर में मेरे पिताजी ने अपने कानों की सांगली और सोने की सांगली और सोने की मुर्गियाँ, और वो एक हनुमान जी का फूल था, हनुमान जी का फूल, सोने का फूल। हनुमान जी का फूल कोई भी बाप जी का या किसी देवता का फूल को बेचने से पहले अपने दिल के ऊपर में बहुत बड़ा पत्थर रखता है। उस बाप ने वो सब तीनों आइटम और उसको बेचने के लिए मैं, मेरे पिताजी और मेरे मामा जी जैन मुस्लिम की सही है, सबके अंदर में काटो तो लाल खून निकलता है। मैं यदि आज हिंदू हूँ कल मुस्लिम बन जाऊंगा तो मेरे को कोई भगवान आकर के मेरे को रोकेगा नहीं कि मुस्लिम क्यों बन रहा है। प्रॉब्लम है उन संगठनों को कि उसका वोट बैंक कम हो जाएगा और मुस्लिम हिंदू बन जाएगा तो उसको प्रॉब्लम है, मुस्लिमों को प्रॉब्लम है, सिख ईसाई बन जाएगा तो सिखों को प्रॉब्लम है, ईसाई हिंदू बन जाएगा तो ईसाइयों को प्रॉब्लम है। भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो एक ही है जिसने सृष्टि को बनाया है। तो ये सब चीजें हैं, आपको अपनी क्रिटिकल रीजनिंग के साथ में सोचना पड़ेगा, तभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस समस्याओं को समाधान कर पाओगे, तभी जाकर के आप जो है मानव कल्याण के लिए काम कर पाओगे, सर्व समाज के लिए काम कर पाओगे, मनुष्य की भलाई के लिए काम करोगे। मैं इस भारतीय संविधान को किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर मानता हूँ। मेरे लिए रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इन सबसे ऊपर ये भारत का संविधान है। मेरे लिए भगवान रामचंद्र जी से भी बाबा अम्बेडकर ऊपर है। भगवान रामचंद्र जी तो 1947 से पहले यही थे। अरे भगवान रामचंद्र जी अल्लाह का ही सुभाषी गुरु 1947 से पहले यहाँ थे नहीं थे? अरे बताओ, आप लोग बताओ, थे भी थे? तो 1947 से पहले यदि वो यहाँ पे थे और हमारे ऊपर में इतने सारे अत्याचार हो रहे थे तो भगवान हमारे रास्ते में क्यों नहीं आया भाई उसको हमको रोकने के लिए? एक पेड़ को काटने बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक लेडी जाती है, उसके गले को काट दिया जाता है तानाशाह द्वारा और उसके लाइन के अंदर 663 लोगों का खून बहा दिया जाता है। उनको तो भगवान ने तो रोका ही, भगवान ने तो नहीं रोका कि यार तुम प्रकृति की रक्षा कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही है अमृता देवी, तेरा तो नाम ऊपर होना चाहिए और आकर के घोड़ा लेकर के तो रास्ते में खड़ा नहीं हुआ। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको आपके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में अधिकार है। यदि आप पुराने जमाने के अंदर में तो आपका बोलते जबान काट दी जाती थी, आपको अंदर में वो खाने के अंदर में पिघला दिया जाता था, जल्दी आग के अंदर में फेंक दिया जाता था, आपके पास में कोई आवाज नहीं थी। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन आज हमको ये अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री भी गलती करता है तो उसकी घर का घेराव किया जा सकता है। तो ये जो ताकत हमारे को मिली है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया ने दी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक से फायदा उठाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारा जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से गरीबी को खत्म करने के लिए हमको शिक्षा रूपी हथियार हर एक आदमी को अपने आप में करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर बन जाएगा, जो शेर की तरह दहाड़ने लग जाएगा। और वो वास्तव में ही सही है कि आज यदि हम बोल रहे हैं तो शिक्षा के माध्यम से बोल रहे हैं। आज जितने वक्ता यहाँ बोले हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही बोले हैं। शिक्षा ही ताकत देती है, शिक्षा ही सब कुछ है। इसलिए जितने हमारे फालतू के पाखंड के अंदर में खर्चे होते हैं, जितने आपके बढ़ते भोज के अंदर में खर्चे होते हैं, जिनका कोई धार्मिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक उसका बेस नहीं है, कोई रिलीजियस बेस नहीं है, इस प्रकार के खर्चों को आपको उसके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने इलाके के लिए आपको एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम आपको चलानी होगी। ये मुहिम किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये मुहिम पढ़े लिखे व्यक्तियों की है। ये पढ़े लिखे लोग सब आगे मिलकर के अपने अपने एरिया के अंदर में अपने लोगों का दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी हो पाएगा।
हमने तो कर दी, क्योंकि मैं तब 30 साल 35 साल से नहीं खा रहा था, मैं बहुत स्ट्रांगली था। मैंने कहा मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े। जब आज से 5-10 साल पहले जब इस प्रकार की बातों को करते थे तो लोग इसको उसके ऊपर में हंसते थे, धन क्या हो गया, न्याय बारे करते थे, वो बातें नहीं करे तो न्याय बारे करते थे। मैं तो मुझे मंजूर है, यदि मट्टी बोझ करने और न्याय कार्य करने के 2 ऑप्शन है तो मैं न्याय कार्य होना पसंद करूंगा और मैं मट्टी बोझ नहीं करूंगा। ये मेरे पास में ऑप्शन है, मैंने ये पहले से ही मंजूर कर दिया था। मैं इतना जिद्दीला व्यक्ति हूँ कि मैं मेरी 38 साल की सर्विस के अंदर मैं कभी बीड़ी सिगरेट, कभी गुटखा, कभी दारू, अंडा, मीट, मच्छी वगैरह का किसी प्रकार का सेवन नहीं किया। -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर में जब पोस्टिंग गया तो मेरे दोस्तों ने बोल दिया कि बलदेव तो मर जाएगा, तो दारू नहीं पिएगा तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, -60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर तो फ्रीज हो जाएगा। मैंने कहा यदि मरने और दारू पीने के बीच में यदि ऑप्शन है तो मैं मरना बेटर समझूंगा, दारू पीना बेटर नहीं समझूंगा। अब लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि तू बहुत कम है कि दारू कैसे छोड़ सकता है, पर मैं आपके सामने खड़ा हूं ना। मेरी इतना डिटर्मिनेशन है, मेरा अपनी एक विल पावर है, उसकी कोई आपकी यदि विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। जब आप बहुत एकदम अपने पवित्र इरादे के साथ में और अपने सच्चे मन से किसी काम को करने के लिए उतर जाते हैं तो आपको किसी की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति है जो आपको सपोर्ट करेगी, ये प्रकृति आपके साथ में खड़ी होगी। आप हर एक पक्के इरादे के साथ सच्चे दिल से काम करते हो तो वो प्रकृति आपके साथ में खड़ी होगी, आपको सहयोग करेगी और उसके अंदर में आप हमेशा कामयाब होंगे। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पे, और ये जो हम आप लोगों से सबसे निवेदन किया, मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, खास करके आर्या साहब का। आप जो इतने दूर दूर से लोग आए हैं, तो उसको हमने व्यक्तिगत रूप से किसी को फोन भी नहीं कर पाए, परंतु इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता लगा उनके माध्यम से आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया। मैं आपका सभी का आभारी हूँ कि आपने इतने टाइम तक मेरे को बैठ करके सुना, और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम सब आगे बढ़ करके, सभी ने यहाँ नाम नोट करवा दिया होगा, इसका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ आप पॉसिबल हो छोटे से छोटे लेवल के ऊपर में 2-4 लोगों को भी यदि आप जोड़ पाओगे, 2-4 लोगों को, क्योंकि समाज के अंदर में समाज के पंचों को सबको इकट्ठा करके किसी पूरे खेड़ों के लिए, पूरी पंचायत के लिए बंद करवाना हमारे लिए अभी की हालत के अंदर में काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो यूथ है अभी तक उस पर काफी डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर में नहीं आया। परंतु यदि हम सब लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और हर जगह पे, हर गांव के अंदर में 100-200 यदि नहीं खाने वाले होते हैं तो अपने आप ही लोग कहेंगे यार इतने लोग खावे को नहीं है, समझदार लोग आर्य साहब जरा ढूंढे जब को मां साहब जरा आदमी है वो मट्टी बोझ नहीं खावे है तो आपने कम करवाया। आज लोग तो अपनी शान बढ़ाने के लिए लोगों को बुला करके खाना खिलाना चाहते हैं, और जो लोग खाएंगे ही नहीं तो क्या बुला रहे हो आप, जिसको बनाए हो या तो कलेक्टर साहब आया खाई को नहीं, या तो मां साहब आया खाई को नहीं, आर्य साहब आया आप जीवी को नहीं, जना भाई आप नहीं करो तो ठीक रहता हो। आर्य साहब जाके मैसेज दे दिया कि मट्टी बोझ नहीं करो तो फालतू करोगे, तो मट्टी बोझ नहीं करना, इसी प्रकार से लोगों के अंदर में प्रेरणा आएगी, तभी जाकर के हम इसको बंद कर पाएंगे। इस मुहिम को बहुत स्ट्रॉन्गली आगे चलाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3-4 साल में, 5 साल के अंदर में हमारे समाज के बच्चों को भी मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर कोई फायदा नहीं। अभी जैसे इसी के जुर्म के अंदर में था, वहाँ भी इसी प्रकार से आज से 40 साल पहले ऐसे चल रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कह रहे थे कि ऐसे चल रहा था, वो धीरे धीरे करके वहाँ भी बंद हो गए, वहाँ 12वें दिन की जगह भी 7 दिन हो गए।